जैसे एक ख्वाब सा पूरी रात उसने देखा हो और आंख खुलते ही वो अपने बिस्तर पर अपनों के पास होगी, ऐसा एहसास उसे होता, मगर हुआ नहीं, क्योंकि एक झटके से जैसे ही उसकी आंख खुली, खुद को बिस्तर पर पाया, मगर अपने नहीं, किसी और के। वो उठ बैठी, बेवकूफ़ों की तरह खाली कमरा तकने लगी। पानी गिरने की आवाज़ महसूस करके उसे एहसास हुआ कि वॉशरूम में ही है वो खौफ की लहर। उसका रंग उड़ा चुकी थी और वो उसकी दस्तरस में अब पहुंच चुकी थी। इससे पहले कि वो बाहर निकलता, उसे भाग जाना चाहिए था उसी नर्म मेहरबान औरत के पास। अपना लहंगा संभालती इससे पहले कि वो भागती, उसे एहसास हुआ कि उसका लिबास तो तब्दील था। रात लहंगा कुर्ती में मौजूद थी, जबकि इस वक्त वो मर्दाना लंबी शर्ट जो उसको ढांप चुकी थी और खुले पाजामे में मौजूद थी। हैरत, शर्म और गुस्से से वो ज़मीन में गड़ती चली गई, मगर अगले ही लम्हे उस इंसान के खौफ ने फिर उसके अंदर डर जगाया और वो वहाँ से भागने के लिए उठती कि वॉशरूम की कुंडी खुली और टॉवल में मौजूद वो सर्द आंखों वाला शख्स बाहर निकला तो सामने उसे देखकर खामोशी से ड्रेसिंग की जानिब हो गया, जबकि जाना ने चेहरा झुका लिया। उसे रोना आ रहा था, यानी वो इस हद तक कंफ्यूज थी कि अब बस रो रही थी। उसकी मध्यम मध्यम सिसकियों का म्यूजिक वली को मसरूर कर रहा था, मगर ये क्या, वो रोते हुए इस हुलिये में कमरे से बाहर भागने के चक्रों में थी। तभी वली तनफन करता उस तक पहुंचा और उसकी कलाई पकड़कर बुरी तरह मरोड़ दी। जाना की बेबस सी आह निकली, मुझसे भागने की जरा भी कोशिश करोगी ना तो सजा मिलेगी, समझी? वहीं बैठो जहां बैठी थी और इसी तरह रो, ना ज्यादा ना कम। आंखें दिखाता वो बोला तो जाना उसकी जानिब देखने लगी। क्या वो पागल था? मगर उसकी सख्त घूरी से वो दोबारा वहीं जम गई और सिसकने लगी। उसे सादाम की याद आ रही थी, फूलों की तरह रखने वाला उसका भाई उससे कितना बदजन हो चुका था। घर वालों को सोचते हुए उसके हाथ की पुश्त उसके आंसुओं से भरने लगी, जबकि वली उसकी खुद से बेध्यानी नोट कर रहा था। ड्रेसअप होने चला गया, जबकि जब वो बाहर आया तो वो अब भी उसी तरह उससे बेपरवाह अपने घर वालों की याद में गुम थी। वो जो वली को एक आंख नहीं भाई, और वो उस तक पहुंचा और उसके सामने टिक गया। जाना का सर मजीद झुक गया, उसको अपने हुलिये का शदीद एहसास हुआ, जबकि वली उसके हुस्न से निगाह चुराने की कोशिश करते हुए भी चुरा नहीं पा रहा था। अपने भाई का गम मना रही हो मेरे सामने? जाना बीबी, जब वो मेरी गोलियों से मर जाए ना तो असल गम उस दिन मनाना। वो उसको झिड़कते हुए सख्ती से बोला। जाना की सुर्ख आंखें भीगने लगी, जबकि थरथराई थोड़ी सी वो ऐसा नहीं चाहता था, फिलहाल तो बिल्कुल नहीं, कि उस पर वाज़ेह हो कि उसकी नज़र में उसकी कोई अहमियत है, जो कि बिल्कुल नहीं थी। वो बस उसके वजूद की तरफ खींच रहा था और इस हद तक कि वो खुद पर कंट्रोल खो देता। जाना हवन्नक सी परेशान खड़ी थी। अजीब एहसास था, उसको तोड़ फोड़ कर यकीनन उसे मज़ा आने वाला था, मगर जितना मज़ा सादाम को उसकी हालत अपडेट करने का था, उसकी तो बात ही क्या थी। जाना बुरी तरह रो दी। वो पहला शख्स था जो बार बार उसके नज़दीक आता, मगर वो बहुत बुरा था और सिर्फ उसको वली से ही डर लगता था। तुमने अब रोज़ ही रोना है, काम ज़रूरी ना होता तो जान ना छोड़ता तुम्हारी। वली नाम है मेरा, याद रखना। तुम्हारी हर सांस मेरी कैद में है और तुम मेरी ग़ुलाम हो, मेरे घर वालों की ग़ुलाम हो। तुम्हारे बाप ने मेरे बाप को मारा था, तुम्हारे भाई ने मेरी टांगें तुड़वाने की कोशिश की थी और तुम मुझसे बदला लेने मेरे अस्तबल पहुंच गई। जाना मैडम, बहुत हिसाब निकलते हैं, चुकाते चुकाते मरना भी चाहोगी ना तो मरने भी नहीं दूंगा। हंसता हुआ वो उसके कानों में फुंकारता रहा। अब 1 मिनट लगा कर उठो, दादी के पास तुम्हें देने को बहुत कुछ है। वो उसकी हालत से मजा लेता एक बार फिर अपने बाल दुरुस्त करता कमरे से बाहर निकलने लगा, जबकि जाना अब भी वैसे ही पड़ी रोने में मसरूफ थी। उठ रही हो या मैं खुद आके उठाऊं? वो धाड़ा था तो जाना उछल कर उठी और दौड़ती हुई बाथरूम में बंद हुई। सिली, उसने सर झटका। उसके हुस्न से निगाह चुराना वाकई मुश्किल था। फिर दादी की धमकी उसे याद थी। वो बाहर निकल आया तो आयजा के कमरे से जरिश को निकलते देखा। वो उसे सख्त तेवरों से घूरने लगा। जो रो देने को तैयार थी, वो उसकी कैद में थी। इख्तियार जैसे उसके पास थे और सादाम के पर कट चुके थे। वो बेबस पंछी की तरह पड़ा था। वली खुश सा दादी के पास चला गया। आयजा बिना किसी को कुछ बताए वहां से चले जाना चाहती थी। उसने जरिश की तरफ देखा। तुम अपने घर चली जाओ, उसने प्यार से कहा, मगर वो छोटे चौधरी मुझे दोबारा यहाँ कैद कर लेंगे, आप ना जाएं। जरिश रोने को थी।
हिम्मत करो ज़रिश, जितना कमज़ोर होगी तुम्हें ये लोग उतना ही अपनी बेहिसी का निशाना बनाएंगे। आयज़ा आजिज़ आकर बोली। ज़रिश कुछ भी ना बोल सकी, जबकि आयज़ा पहली बार घर से निकलते हुए बुरी तरह खौफज़दा तो थी, लेकिन वो यहाँ रुकना ही नहीं चाहती थी। अभी हॉल रूम से निकलकर दहलीज ही पार की थी कि ज़रिश ने वली की जानिब देखा, जो उसे बुरी तरह घूर रहा था। वो सहम ही गई। वली दादी के कमरे में जाने के इरादे से आगे बढ़ा कि आयज़ा को देखकर उसके तन बदन में आग के शोले से उठने लगे। कहाँ जा रही हो तुम? वो चिंघाड़ता हुआ उस तक पहुंचा। आयज़ा डर गई थी। उसकी कलाई वली के फौलादी गिरफ्त में थी। छोड़े मुझे लाला, वो खुद को संभालते हुए बोली, ताकि वो नीच सादाम तुम्हें अपनी कैद में करके मुझे कमज़ोर करे। वो फुंकारा तो आयज़ा ने अफसोस से उसकी तरफ देखा। आपको सिर्फ अपने इंतकाम और दुश्मनी की पड़ी है। समझिए मैं एक जीता जागता वजूद हूँ और इस दुश्मनी से मेरा कोई लेना देना नहीं। जाने दे मुझे। वो अपना हाथ झटकते बोली, जबकि वली ने उसकी अचानक गर्दन दबोच ली। यह एहसास ही सुहाने रूह था कि अगर वो ना देखता तो वो यहाँ से निकल जाती और उसकी कोई और कमज़ोरी सादाम के हाथ लग जाती। बोलो, आगे बोलो, क्या बोलना है? सुन रहा हूँ मैं सब। तुम मेरे भाई की बीवी हो, समझी? इससे आगे एक लफ्ज़ भी कुछ नहीं। वो धाड़ा, जबकि पीछे से ज़रिश जो खौफ से कांप रही थी, शहरयार को तीर की तरह उसकी तरफ बढ़ते देखा। उसका दिल खौफ से फटने को था। शहरयार ने वली का वहीं हाथ जकड़ा और उसे परे धकेला। जुर्रत कैसे हुई तुम्हारी इसे हाथ भी लगाने की? वो उसका गिरेबान पकड़ता चिल्लाया। वली ने बिना रिस्पॉन्स के उसकी तरफ देखा और उसका हाथ अपने गिरेबान से झटका। भाग रही थी ये यहाँ से। भाग जाती तो ढूंढते रहते सारी जिंदगी। संभाल कर रखो इसे। अगर उस हरामी के हाथ में मेरी एक भी कमजोरी गई ना तो वहीं खड़े खड़े से गोली से उड़ा दूंगा, समझे तुम? वो उसे घूरता वहां से चला गया, जबकि जरिश को वहीं कांपते देख उसका अगला निशाना जरिश ही थी। तो तू भगा रही थी, वो इतनी नफरत से बोला कि जरिश का रंग फीका पड़ गया, गोया वो अभी गिरकर बेहोश हो जाएगी। इससे पहले कि वो उस तक बढ़ता जरिश भाग उठी, जबकि वो मुंह ही मुंह में गलीज गालियों से नवाजता दादी के कमरे में चला गया। आयज़ा खांस खांस कर बुरा हाल था उसका। तुम ठीक हो? शहरयार ने उसको थामना चाहा, जबकि आयज़ा जैसे दीवानी सी हो गई। उसने उसे शिद्दत से दूर धकेला और अपने नाजुक हाथ को उसके गाल पर जोर से मारा। दूर रहे मुझसे, मुझे आपने नफसियाती बना दिया है। वो सुर्ख आंखों से उसे घूरने लगी, जबकि अपनी हद तक पर शहरयार का गुस्से से खून खौल उठा। तुम्हारे नफसियातीपन का ही इलाज करता हूँ मैं, वो दांत कचकचाता बोला और उसकी कलाई अपनी फौलादी गिरफ्त में जकड़ कर उसे अपने साथ घसीटने लगा। छोड़ो मुझे, आयज़ा चिल्लाई थी, जबकि शहरयार ने गोया दांत पर दांत जमा लिए थे। उसकी चीखों पुकार और रोना सिसकना सुनकर सभी अपने कमरों से बाहर निकले, यहाँ तक कि जाना भी अपनी उदास आंखों को उस पर डाले खड़ी थी। क्या कर रहे हो तुम मेरी बेटी के साथ? चची ने उसको आयज़ा से दूर करना चाहा। बस से नफ। शहरयार ने हाथ उठाकर किसी भी अमल से उन्हें बाज रहने की धमकी दी। वो उसके तेवर देखकर हैरान रह गई। कुछ भी हो जाता था, मगर वो कभी बदलिहाज नहीं हुआ था। क्या कर रहे हो ये तुमने आयज़ा को तलाक दे दी है ना, और अब ना वो तुम्हारे कमरे में जाने का हक रखती है और ना ही तुम किसी भी हक से उसे अपने कमरे में ले जा सकते हो। चौधरी सिकंदर ने उसके हाथ की गिरफ्त से अपनी बेटी की कलाई आज़ाद कराना चाहिए, मगर शहरयार को आज कोई नहीं रोक सकता था। वो सर्द नज़रों से सबको देखता रहा। मुझे नहीं समझ आता कि सब बेवकूफ़ हैं या मुझे समझते हैं। ये मेरी बीवी है, थी और रहेगी। न मैंने इसे तलाक दी और न ही आखिरी सांस तक कोई भी मुझे इससे जुदा कर सकता है। इसके एक कागज़ पर साइन करने से ना ही तलाक हुई है और ना ही हो सकती है, समझे आप लोग? और आज अभी और इसी वक्त पूरे हक से आपकी बेटी को मैं अपने कमरे में ले जा रहा हूँ। जिसने जो उखाड़ना है उखाड़ ले। वो लफ्ज़ अपने चचा चाची के मुंह पर मारता घराब से कमरे में घुस गया, जबकि आयज़ा को कमरे के वस्त में एक झटके से छोड़कर चुटखनी चढ़ाता वो पलटा तो आयज़ा ने उसकी खूनख्वार आंखों को देखा। मैं इस कमरे में नहीं रहूंगी, वो मचली थी, जबकि शहरयार ने उसको अपनी गिरफ्त में जकड़ लिया। अगर तुम चाहती हो कि तुम्हारे माँ बाप इस हवेली में सलामत रहें तो आइंदा इस कमरे से जाने की बात मत करना, वरना तुम सिर्फ अभी मेरी अच्छाई जानती हो। बुराई देखोगी ना तो अपने वालिदैन को भिखारियों की तरह सड़कों पर पाओगी, क्योंकि ये सब मेरे बाप का है और मेरा है। तुम्हारे बाप का इसमें एक रुपया भी नहीं। इसे यहाँ रखा है ना तो एहसान समझो। उसके कान में फुंकारता वो उस पर असलियत वाजे करता उसे बेड पर धकेल गया। जरिश की दोबारा हिम्मत नहीं पड़ी कि वो बाहर जाए, जबकि जाना ये सब सहमी हुई नज़रों से देख रही थी।
ولی بھی دوبارہ دادی کے پاس چلا گیا، جبکہ وہ مہربان لمس اسے اپنے شانے پر محسوس ہوا۔ بیٹا ٹھیک ہو؟ انہوں نے پیار سے پوچھا، جبکہ جانا جو نازوں سے پلی بڑی تھی یہ سب برداشت نہیں کر پا رہی تھی۔ اس نے کبھی اپنے باپ بھائی کو اونچی آواز میں بات کرتے نہیں سنا تھا، ولی کے اس کی زندگی میں آنے سے پہلے، اور یہاں تو لڑائی جیسے شغل تھا، سب کے لیے عام سی بات تھی یہ۔ اس کی آنکھوں کے موتیوں کو صاف کرتی وہ اس کے ہونٹ پر لگے زخم سے نگاہیں چرا گئیں۔ ولی ان کے بس اور اختیار سے باہر تھا، جبکہ شہریار کی اس حرکت پر وہ کافی غصے میں تھی۔ چچی نے واویلا مچانا چاہا تو سکندر انہیں اپنے ساتھ کمرے میں لے گئے۔ ملازمہ سے کہہ کر انہوں نے اپنی نئی نویلی دلہن کے لیے ناشتہ لگوایا، جبکہ ملازمہ کا منہ بھی جانا سے بگڑا ہوا تھا۔ اس کے علاوہ زرش کی نرم نظریں اس پر تھیں، وہی کھانا لگا رہی تھی۔ تبھی دادی اور ولی بھی وہاں داخل ہوئے تو دادی نے ناگواری سے اپنی بہو کو دیکھا۔ بہت خوب رقیہ، بہت خوب، تمہاری جیسی جاہل عورت میں نے آج تک نہیں دیکھی۔ تمہارے شوہر کے قاتلوں کو بٹھا کر کھلا رہی ہو۔ ارے میں کہتی ہوں ڈوب مرو۔ دادی انہیں جھاڑتی جانا کے بال مٹھی میں جکڑ گئیں۔ اتنی شدت سے انہوں نے اس کے بالوں کو جکڑا تھا کہ جانا کی آہ نکل گئی، جبکہ آنکھوں کے گوشے نم ہوئے۔ میرے بیٹے کا ایک ٹکڑا بھی نہیں کھائے گی تو؟ میرے گھر کا ایک ٹکڑا بھی تو نہیں کھائے گی؟ میرے بچے کو کس بے رحمی سے مار دیا، اس کا سر تن سے جدا کر دیا، اور یہاں تجھے میں ناشتے ٹھسواؤں ہیں؟ وہ اس کو جھنجھوڑتے ہوئے چلائیں، جبکہ جانا رونے لگی۔ چھوڑ دے مجھے۔ وہ التجائی نظروں سے انہیں دیکھنے لگی، جبکہ انہوں نے اس دھان پان سے وجود کو دور دھکیلا اور وہ ولی کے قدموں میں جا گری جو تن کر کھڑا تھا۔ اے شکیلا، سوٹی کہاں ہے میری؟ اس منحوس کی صورت سے ہی گھن آ رہی ہے مجھے۔ وہ ملازمہ سے بولی تو وہ ملازمہ دوڑ کر ان کی چھڑی لے آئی، جن سے اکثر وہ خود بھی پٹتی تھی۔ زرش کے لیے یہ لمحے ناقابل برداشت ہو گئے، جبکہ جانا پتے کی طرح کانپ اٹھی۔ کیا کر رہی ہیں اماں جان؟ آپ کے بیٹے کی قاتلہ یہ نہیں ہے؟ رقیہ بیگم بیچ میں آئیں تو انہوں نے اسے جھٹکا اور شکیلا سے چھڑی لی، جبکہ جانا خوف سے روتی ولی کے قدموں میں پناہ لینا چاہ رہی تھی۔ مجھے جانے دیں، جانے دیں۔ وہ پیچھے کھسکتی رو رہی تھی، دل پھٹنے کو تھا۔ معاف کر دیں بڑی بی۔ زرش دوڑ کر اس کے آگے آئی، جبکہ دادی نے اس قدر حمایت پر زرش کو اس چھڑی سے بری طرح دھن کے رکھ دیا۔ ہٹ نمک حرام۔ اس کی سسکیاں گونج رہی تھیں، جبکہ اب باری جانا کی تھی، جس کے پاؤں پر ایک چھڑی لگی اور وہ تل ملا کر رہ گئی۔ یہ سہانے روح منظر سب دہشت ناک نظروں سے دیکھ رہے تھے۔ اگر غلطی سے یہ منظر صادام خان دیکھ لیتا تو یقیناً چودھریوں کے پورے گاؤں کو آگ لگا دیتا۔ ایک کے بعد ایک لگنے والی چھڑی اس کے نازک کومل وجود پر نشان چھوڑ رہی تھی، جبکہ وہ اس بے حس کے قدموں میں مچھلی کی طرح تڑپ رہی تھی۔ بس کریں دادی، مر جائے گی تب بھی سکون نہیں ملے گا، زندہ رہنے کے قابل چھوڑ دیں۔ وہ بولا تو ان کی سانسیں پھولنے لگی تھی۔ ویسے بھی انہوں نے اس کے قریب تھوکا اور جا کر تخت پر بیٹھ گئی۔ دو نازک وجود بے بسی سے سسک رہے تھے۔ رقیہ بیگم جانا کے پاس آئیں اور ولی کی طرف سر اٹھا کر دیکھا۔ بہت پچھتاؤ گے ولی، بہت۔ ان کی اپنی آنکھیں بھیگ گئیں اور وہ جانا کو اٹھانے لگی۔ اے بہو، دور رہو اس سے۔ دوبارہ اگر میں نے تمہیں اس کے پاس دیکھا نا تو شہر والے گھر بھجوا دوں گی۔ وہ ہاتھ نچا کر غضب سے بولی۔ زرش تو خود کو خود ہی سمیٹتی اٹھ گئی، جبکہ جانا کی بھیگی آنکھیں ان ناز برداریوں کو یاد کر رہی تھیں جو اس کے باپ کے گھر میں اس کے لیے تھے۔ اے اٹھ، دادی بولی، جبکہ وہ شخص جو کچھ دیر پہلے وہیں کھڑا تھا وہاں سے چلا گیا۔ اب وہ تنہا تھی۔ انہوں نے دوبارہ کہا تو وہ اپنی جگہ سے اٹھی، جسم میں جلن سی لگ رہی تھی۔ اس سخت سردی میں ہلکی سی ٹھڑک بھی گویا پوری سردی دکھتی تھی، اور یہاں تو اس کا قیدیوں کی طرح ریمانڈ نکالا جا رہا تھا۔ وہ اٹھی۔ جا میرے لیے چائے بنا، وہ نخوت سے بولی تو جانا کچن میں آ گئی۔ پورا کچن ہی خالی تھا۔ اسے چائے بنانا کب آتی تھی، مگر اندازہ تھا کہ کیا کچھ ڈلتا ہے۔ وہ اپنے کانپتے ہاتھوں سے چائے بنانے کی کوشش کر رہی تھی کہ اسے چولہا ہی جلنے میں نہیں دے رہا تھا۔ اس نے بمشکل جلایا اور اپنے ہاتھوں کو سینکنے لگی۔ کچھ تقویت پاتے ہی وہ پھوٹ پھوٹ کر رو دی۔ مر گئی؟ جا دیکھ کیا بنا رہی ہے، دادی چلائیں تو اس نے بچوں کی طرح اپنے آنسو صاف کیے۔ فریج سے دودھ نکال کر وہ چائے بنانے میں جلد ہی کامیاب ہو گئی۔ اس نے چائے انڈیلنے کی کوشش کی، مگر اس کو صحیح طریقہ معلوم نہیں ہو رہا تھا، اور دوبارہ جب کوشش کی تو ساری چائے الٹ دی۔ وہ چلا کر دور ہوئی۔ صد شکر کہ اس کا پاؤں اور ہاتھ بچ گئے تھے، مگر چائے ملازمہ یہ سارا منظر دادی کے کان میں بھر آئی تھی، اور وہ دوبارہ چھڑی اٹھاتی اس کے سر پر تھی، جبکہ وہ بری طرح روتی بیٹھتی چلی گئی اور ان سے ہاتھ جوڑ جوڑ کر معافی مانگنے لگی، جس پر صرف 2 تھپڑ مار کر وہ اسے 1000 صلواتیں بد دعائیں دیتی چلی گئی اور شکیلا سے چائے بنانے کا کہا۔
घर से निकलते ही उसे अपने लफ्ज़ों और अपने बुरे रवैये का बुरी तरह एहसास हुआ। वो किस तरह उसको, उसके बाप को अपने एहसानों तले दबा रहा था। उसे शर्मिंदगी ने घेरे में ले लिया। वो ऐसा बिल्कुल नहीं था। फिर किस ट्रैक पर उतरकर वो अपनी मोहब्बत को ट्रीट कर रहा था। उसने खुद पर लानत मलामत की और डेरे पर चला गया। आज एक दो लोग उससे अपने मसले डिस्कस करने आ रहे थे, जिसकी वजह से वहाँ जाना भी ज़रूरी था। तभी वो आयज़ा का मामला रात पर डालता खुद डेरे पर आ गया। दिल में सकून भी था कि उसने उसे अपने कमरे में ले जाकर सब पर वाज़े कर दिया था कि वो फ़कत उसी की है। एक दिन, और बस एक ही दिन तो था, जो शायद इतना लंबा था कि उसको लगा सारी उम्र बीत गई। अपनी 20 साला ज़िंदगी में उसने इतने काम नहीं किए थे जितने यहाँ उस घर में उस औरत ने ले लिए थे। और हल्की सी बात पर तशद्दुद भरा रवैया उसका। वो 12 बजे तक उनके पाँव दबाती रही, यहाँ तक कि उसकी उंगलियां आकड़ गई थी। मुसलसल वो रोए जा रही थी। जाना बीबी, आप जाएं, मैं दबा देती हूँ, ज़रिश ने कहा तो जाना ने खुद से भी छोटी लड़की को देखा जो उसकी वजह से सुबह पिटी थी। वो जाग जाएंगी। जाना खौफजदा हुई। कुछ नहीं होता, आप जाएं, आप थक गई हैं, ज़रिश बोली तो जाना सर हिलाती कमरे में आई और बेड पर एकदम ढेर होती वो इतना रोई कि दिल फटने को था। लाला मुझे बचा लें, लाला ये बहुत जालिम है। उसकी सिसकियां उभर रही थी, जबकि पीछे दरवाजे में खड़ा वजूद भी ये सब सुन रहा था। उसका खून खोल गया। उसकी तहवील में वो किसी और को याद करती, वो चमड़ी ना खींच देता। वो उस तक पहुंचा और उसके साथ लेट गया। जालिम तो हैं हम लोग, मगर तुम्हारा वो लाला जो है ना, तुम्हें यहाँ बचाने कभी नहीं आएगा मेरी जान, तो इस सब की आदत डाल लो। वो संजीदगी से बोला और उसके गुलाबी चांद की तरह दमकते चेहरे पर नील के निशान देखे, जबकि उसके बाल अब भी उसकी पकड़ में थे। छोड़े मुझे, जाने दे, मेरा कोई कसूर नहीं। जाना शायद उससे हमदर्दी की कोई तवक्को कर रही थी, जबकि वली हंसा। तुम्हें छोड़ दूं, जाने दूं तुम्हें? वो उसको दोनों शानों से सख्ती से पकड़कर उसकी आंखों में आंखें गाड़े पूछ रहा था। जाना बेबसी से कंफ्यूज उसे देख रही थी। उसकी आंखें शोले उगल रही थी। क्या किया था मेरे बाप ने? चलो तुम बताओ। प्यार? तुम्हारी माँ भी तो इस ढोंग में शामिल थी ना। उसे जिंदा क्यों रखा हुआ है आज तक? जवाब दो। वो चिंगाड़ा और उसे दूर झटका। पूरी कुवत से जाना का सर बेड ग्राउंड से लगा और वो सर थामते रो दी। जब मेरे बाप को नहीं बख्शा तुम्हारे बाप ने, तो मुझसे क्या उम्मीद है? यहाँ जो कुछ भी तुम्हारे साथ होगा सिर्फ मेरे हुक्म पर होगा। अब दफ़ा हो जाओ अपना मुंह लेकर और अपना लिबास तब्दील करके आओ मेरे पास। 5 मिनट हैं तुम्हारे पास। वो उस पर झुकते हुए बोला तो जाना की आंखें फैल गईं। अनहोनी का एहसास बुरी तरह हो रहा था। जाओ। वो उसे साकित देखकर धाड़ा। जाना उठी। उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था। सुबह से कुछ खाया भी नहीं था। ऊपर से जो वो समझ रही थी, रूह पहले ही परवाज हो जाने को थी। चकरा कर उसी के कदमों में गिरी। वली के अंदर तक नफरत उड़ी। कब तक चलेगी ये ड्रामेबाजी? वली के अंदर तक नफरत उतर गई। कब तक चलेगी ये ड्रामेबाजी? बहुत जल्द तुम्हें मेरी आग की मानित कुर्बत में फंसना है। झुलसा दूंगा, मगर जिंदगी भर बख्शूंगा नहीं। वो उसके कान में फुंकारता उसे वैसे ही छोड़े डेरे पर चला गया। वो कमरे में दाखिल हुआ तो रात देर हो चुकी थी, मगर आयजा को जाए नमाज पर देखकर, वो उसके पुरनूर चेहरे को देखकर मुस्कुरा उठा। आयजा ने पीछे आहट महसूस की तो वो अपनी जगह से उठी, आंसुओं से तर चेहरा साफ किया। शहरयार खामोशी से उसे देख रहा था, सफेद दुपट्टे के हाले में। वो उसके दिल के तारों को छेड़ रही थी। वो आगे बढ़ी और उसकी तरफ देखा। पानी लाऊं आपके लिए? वो उसकी आंखों में देखने लगी। शहरयार को खुशी का एहसास हुआ और वो पल में उसे अपने बाजुओं की गिरफ्त में ले गया। आई एम सॉरी आयजा, उसके गाल पर हाथ फेरते हुए बोला। मैं गुस्से में तुम्हारे साथ बहुत नाइंसाफ़ी कर चुका हूँ। बस मुझसे बर्दाश्त नहीं हुआ कि तुमने वो पेपर साइन कर दिए, मगर शायद मैं आपके ग़ुलाम की हैसियत रखती हूँ, सिर्फ़ और सिर्फ ग़ुलाम, और ग़ुलामों को सफाइयाँ नहीं दी जाती। आपको खाना ला कर दूँ? वो बोली तो शहरयार उसका चेहरा देखने लगा और उसे अपनी गिरफ्त से आज़ाद किया। आयजा, मेरी बात का वो मतलब नहीं है। शहरयार, आपको क्या हो गया है? आप मुझे क्यों सफाइयाँ दे रहे हैं? मैं आपके लिए खाना लाऊं? इसके अलावा आपकी खिदमत के लिए जो आप चाहेंगे मैं कर दूंगी, मगर आप मालिक हैं, आपका है ये सब। अब 2 मिनट में मेरे माँ बाप को भिखारी बना देंगे आप, और ऐसा तो मैं नहीं चाहती ना। तो मैं जाती हूँ और आपके लिए खाना लाती हूँ। वो उसे कहकर हैरान परेशान छोड़ती आगे चली गई, जबकि शहरयार वहीं जम कर रह गया।
वो आज फिर सो नहीं सका था, तो सुबह की किरणें निकलने से पहले ही वो डेरे से निकल कर आबादी की तरफ चलने लगा। यहाँ तक कि वो उसी घर तक पहुँच गया, मगर फासला अब भी काफ़ी था। वो आगे बढ़ा और बिल्कुल उसी दिन की तरह वही निस्वानी चीख उसकी तवज्जो खींच गई। जबकि एक चीख के बाद आज चीख नहीं रुकी, दर्द से दोहरा होता कोई चिल्ला रहा था। और फिर अचानक वो चीखें दम तोड़ गईं और बिल्कुल उसी तरह खामोशी छा गई। शहाब के माथे पर कई बल नमूदार हुए। वो ऐसा शख्स नहीं था जो किसी की केयर करता, किसी के होने ना होने से उसे कोई फर्क नहीं पड़ता था, मगर ये चीख उसको अजीब कैफियत का शिकार कर देती। वो आगे बढ़ने लगा। सफ़ेद शाल लिए, घनी मूंछों और सफ़ेद रंगत वाला वो शख्स पूरी शान से चलता आबादी में आ गया कि एक किसान उसे नज़र आया जो अपना खेती बाड़ी का सामान लिए खेत की तरफ बढ़ रहा था। शहाब ने उसे रोक लिया, जबकि वो उसकी आन बान देखकर समझ गया कि वो नवाबों में से है, कि उसका नवाबों से कोई ताल्लुक़ होगा। तभी मुअद्दब हुआ, ये यहाँ चीखने की आवाज़ क्यों आती है? वो जानता था कि काफ़ी नॉनसेंस सवाल कर रहा था, मगर वो खुद को बाज नहीं रख पाया। वो जी बेला है, उसका शोहर बड़ा जालिम है जी, बहुत मारता है, बहुत। न जाने क्या क्या जुल्म ढाता है कि बच्ची ऐसे दिल हार के चीखती है। अब तो बाऊ हमें आदत हो गई है, लगता है आप यहाँ नए हैं। वो मुस्कुराया और खुशामदी लहजे में बोला, कभी सादाम को नहीं बताया तुम लोगों ने? वो उसी घर को देखता पूछने लगा। वो जी खान साहब को क्या बताएं, उनके पहले ही बहुत मसले हैं। बकवास बंद करो, ये उसका गांव है और यहाँ कोई शख्स मुसीबत में है और उसे इल्म नहीं। वो अचानक से गुस्से से भड़का। किसी अनदेखे से उसे न जाने क्यों हमदर्दी हो रही थी, और ये पहली बार था। किसान खामोश हो गया। जाओ, उसने कहा और वो पलट गया। कल वो खुद से दोबारा यहाँ आने का इरादा रखता था। सादाम वाकई अपने झमेलों में बुरी तरह उलझा हुआ था। ऊपर से अब वो शराब भी पीने लगा था, जिसकी बिना पर अक्सर उसकी तबीयत खराब रहने लगी थी। आधे सर में दर्द सा होता था। खान इनायत ने देखा, सादाम खान बिखरे से हुलिये में अपने सुल्तान की कमर पर हाथ फेर रहा था, जो आज ही बाप बना था। वो खुश था, उसकी बीवी भी खुश थी, मगर सादाम तो खुश नहीं था। इनायत के पुकारने पर वो उस बिखरे हुलिये में भी अपनी शख्सियत का असर असीर छोड़ता मुड़ा। खान दिल शेर मर गया। इनायत जैसे एक एक लफ्ज़ चबा कर बोला, जैसे वो खुद इस बात पर खोल रहा हो। सादाम की सुर्ख आंखों में मजीद सुर्खी फैली। वो इनायत के करीब आया और बिना लिहाज के उसके मुंह को थप्पड़ों से सुर्ख कर दिया। इनायत खामोश खड़ा रहा। तुम्हारा पहुंचने से पहले उसका पास कौन पहुंचा इनायत बादशाह? वो खून के घूंट भरता बोला। इनायत ने खामोश रहने में याफियत समझी, जबकि वो गुस्से से उसका गिरेबान पकड़ गया। बोलता है या तुझे उल्टा लटका दे? इनायत, तुझसे गद्दारी की बू आ रही है। वो खून आशाम आंखों से देखता उसे धाड़ा था। खान, आपका मेरा नमक का रिश्ता होता तो गद्दारी के इम्कान थे, मगर हमारा रूह का रिश्ता है, और आपसे गद्दारी का मतलब मैंने अपने माँ जाए से गद्दारी की है। मगर आप फिक्र ना करें, आप पर इल्ज़ाम लगाने वाला और जाना बीबी के साथ ये सब करने वाला अपने अंजाम तक ज़रूर पहुँचेगा। वो आज़म से बोला, और ये बात सादाम खुद भी जानता था कि वो उससे कभी झूठ नहीं बोलता। तभी उसे धक्का देकर वो बाहर निकला। इनायत उसके पीछे था। शहाब साहब ने हुक्म दिया है कि आज बीबी को उठा लिया जाए। वो उसको बताने लगा। काफ़ी देर लगा दी। वो जैसे जता गया कि उसका हुक्म मानने में देरी बरती गई है। इनायत सर झुका गया। जाओ और इस तरह लेकर आना कि उसे छू ना सके कोई, आगे तुम जानते हो, वो धमकी देता बोला, और काफ़ी दिनों बाद उसने हवेली की तरफ कदम बढ़ाए। फजल खान ने बेटे को आते देखा। उसके पीछे शहाब भी था। हमारी जाना सही नहीं है सादाम खान, वो बेचैनी से बोले। तो सादाम ने उनकी तरफ देखा। खुद को जो ज़रा बर्बाद करता है उसका हम कुछ नहीं कर सकता। हम उसका कुछ नहीं कर सकता। दो टोक बात कहकर उसने शुमाइला को खाने का इशारा किया, जबकि नूर भी आजकल यहीं नजर आने लगी थी। सादाम, बाबा साईं, हम अपने असूलों के खिलाफ कभी नहीं जाएगा। दोबारा इस मौजू पर बात नहीं करना। उसने अपनी माँ को खाना लगाते देखा और चुपचाप खाना खाने लगा। वो मज़ीद कोई भी बात नहीं करना चाहता था। अगर वो इस मौजू पर कोई बात करता तो ज़रूर वो चौधरियों के पास उसको ले आता।